Hello everyone, Namaste. This is Dr. Utkarsh Singh from Studypedia. Our today's topic is Indian Defense System. It's a quite interesting topic and many students face problem to understand the topic very clearly. आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में, यानी कि भारतीय रक्षा प्रणाली या भारतीय रक्षा तंत्र क्या होता है वो समझते हैं। आमतौर पर एक क्वेश्चन सब लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि पैरामिलिट्री क्या होता है, सीआरपीएफ क्या होता है, फिर इंडियन आर्मी क्या हो जाता है। आज इस वीडियो को देखने के बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इंडियन डिफेंस सिस्टम को ब्रॉडली 6 भागों में डिवाइड किया गया है। इंडियन आर्म फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, रिजर्व ट्रूप्स, इंटेलिजेंसी एजेंसी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड स्पेशल फोर्सेस। सबको बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन क्या है और कौन से जो सैनिक है, कौन सैन्य बल है, वो किस क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास इंडियन आर्म फोर्स। आर्म फोर्स का मतलब होता है जिनके पास सारे अस्त्र और सारे शस्त्र होते हैं, यानी ये विपन होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से सबके पास विपन्स नहीं होंगे, लेकिन बेसिकली जब भी वॉर का टाइम आता है या युद्ध की स्थिति बनती है तो बेसिकली यही 3 या 4 जो ट्रूप्स है वो हमारे लड़ाई करने के लिए सामने में आते हैं। इंडियन आर्मी, इनके बारे में तो कुछ बताना ही नहीं है, थल सेना के नाम से फेमस। उसके पहले मैं बता दूं कि जो भी इंडियन आर्म फोर्सेस के जो भी कैटेगरी में आएंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं और करीब करीब ऐसा माना जाता है कि इंडियन आर्म फोर्स में 14 लाख की ऑक्यूपेंसी है, ये समझ लेते हैं। उसके अलावा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता और ये भी करीब करीब 14 लाख इनकी भी आबादी है। और तीसरी जो ट्रूप है वो रिजर्व ट्रूप्स है, ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है और ये रिजर्व ट्रूप्स जो कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा एनसीसी का, नेशनल कैडेट कोर का, और इसी तरह एक नई स्कीम आई थी नेशनल सर्विस स्कीम। इन दोनों को मिला के करीब करीब 21 लाख की एस्टिमेशन है, हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है और ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। इंटेलिजेंसी एजेंसी की बात करें तो जितनी भी जो अंडर कवर एजेंट्स होते हैं, आप सबों ने मूवीज में देखी होगी, बहुत सी ऐसी मूवी आई अंडर कवर एजेंट्स पे। अक्षय कुमार की मूवी बेबी आई थी, सलमान खान की एक था टाइगर आई थी, वो सब रॉ पे बेस्ड था, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। वो इंडिया का अंडर कवर एजेंट है जो कि एक्सटर्नल अफेयर से डील करता है। ये अंडर कवर एजेंट है, एक्सटर्नल अफेयर से डील करेगा और ये सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ को ये सीधे रिस्पॉन्ड करते हैं और ये इंटेलिजेंसी एजेंसी होती है। उसी तरह सेकंड इंटेलिजेंसी एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी है, जो कि इंटरनल अफेयर्स को देखती है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि अभी आमतौर पर चर्चा में रहता है, जो भी इंटरनल अफेयर्स होते हैं, जो डील नहीं हो पाता है वहाँ के लोकल पुलिस से, उनको सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है। तो ये भी पीएमओ और होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और चौथी एक नई विंग बनाई गई थी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए। हमारे प्रेस्टिजियस अजीत डोभाल साहब इनके अभी प्रेसिडेंट है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के, और ये भी अंडर कवर एजेंट है, जो कि अंडर कवर एक सिक्योरिटी एजेंसी है जो कि डील करती है कोई भी अंडर कवर जो चीजें होती हैं, काउंटर टेररिज्म है या इन तरह की चीजें का। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे इंडियन आर्मी के बारे में। आइए, या इंडियन आर्मी थल सेना वो कहते हैं, काफी मजबूत है इंडिया की थल सेना। चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला हमारा इंडियन आर्मी है, तो थल सेना याद रखना है। इंडियन एयरफोर्स की बात, यानी वायुसेना, इसको कहा जाता है वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। ये जो भी लड़ाकू विमान जो भी होते हैं, जो भी जेट एयरक्राफ्ट होता है, उन सब में डील करता है। अभी राफाल का हम लोगों ने नाम सुना होगा, वो इंडियन एयरफोर्स के अंडर काम करेगी। उसी तरह इंडियन नेवी है, जिसको जल सेना कहा जाता है, यानी कि जो पानी में रह के जो मरीन है या फिर जो भी एक्वाटिक चीजें हैं या फिर जो वार क्राफ्ट होता है ओशंस में या इन सब जगहों पर सबमेरीन्स होता है, आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रांत, वो सब इनके कैटेगरी में आता है। इंडियन कोस्टल गार्ड में कंफ्यूजन होता है लोगों को। इंडियन कोस्टल गार्ड का मतलब है ये इंडियन नेवी को और वहाँ के लोकल मरीन पुलिस को ये सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ये इंडियन कोस्टल गार्ड 12 नॉटिक माइल्स से और 24 नॉटिक माइल्स तक बेसिकली जो हमारा वाटर बॉडी का टेरिटरी है उनमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में। पैरामिलिट्री का नाम हम सब लोगों ने सुना होगा। पैरामिलिट्री का मतलब होता है अर्धसैनिक बल। पैरामिलिट्री जो टर्म था उस टर्म को अब हटा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस टर्म को हटा दिया था 2016 में, एक नई स्कीम लाके, एक नई रूल लाके, और उसके बाद उन्होंने नाम दिया था इसको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी ये अब अर्धसैनिक बल का ही हिस्सा है, लेकिन अब ये नहीं कहलाते हैं, ये केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर में आती है। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, यानी कि जो बॉर्डर पर सुरक्षा प्रोवाइड करती है वो होता है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीएसएफ के बारे में। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, और किस बॉर्डर की रक्षा करता है ये, तो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, ये याद रखना है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
सेकेंड हमारा है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP, ये इंडिया चाइना बॉर्डर की रक्षा करते हैं। उसके बाद है सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB, ये इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान जो बॉर्डर है उनकी ये रक्षा करते हैं, सशस्त्र सीमा बल। और हमारा चौथा है असम राइफल्स, जो कि सबसे पुराना बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, ये इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे तैनात है और उनकी रक्षा करते हैं। ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे इनका बहुत बड़ा रोल था असम राइफल्स का, ये याद रखने वाली बात है। और सबसे पुराना 1878 के पहले 1870s में बना था ये। उसके बाद हम लोग बात करते हैं CISF के बारे में, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स। अब इंडस्ट्री किसको कहा गया, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ इंडस्ट्री या फैक्ट्री जिसमें आती है। इंडस्ट्री कहा गया है इंडिया के अंदर आने वाली जितनी भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जैसे कि मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, उसके बाद बड़े बड़े टेम्पल्स है, बड़ी पुरानी म्यूजियम्स है, कोई पार्लियामेंट हाउस है, कोई गवर्नमेंट को रहने वाले जो हमारे यहाँ इंडिया गेट है, या इस तरह के जो भी मॉन्यूमेंट्स है, ताजमहल है, या फिर उनके अलावा जो वैसे जो एरियाज होते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री जहाँ पर लगती है, जो खासकर इंडियन गवर्नमेंट को बहुत फायदा पहुँचाती है, जैसे टाटा हो गया, उसके अलावा रिलायंस हो गया, एटॉमिक पावर प्लांट्स हो गया, इन सब जगह के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं, साथ ही साथ मॉन्यूमेंट्स, पार्लियामेंट, संसद भवन, इन सबको ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि CISF। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो CRPF के बारे में। CRPF सबसे बड़ा विंग है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का, सबसे ज्यादा सैनिक बल के साथ, करीब करीब 7 से 8 लाख सैनिक इसमें है हमारे CRPF में। और CRPF इतने वर्साटाइल होते हैं कि ये कुछ भी, कोई भी सिचुएशन हो आप इनको भेज सकते हैं। बॉर्डर पर सैनिक की कमी पड़ी, आप CRPF को वहां पर लगा दीजिए। CRPF का 2 विंग, स्पेशल 2 विंग बनाया गया था। पहला है रैपिड एक्शन फोर्स, कहीं पर भी कोई दंगा जैसा माहौल होता है, या फिर जो कम्युनल राइट्स होते हैं, या फिर आपस में कोई 2 गुट के बीच में दंगा हो गया, या फिर नक्सलाइट एरिया में भेजना है, तो जो एकाएक जो कुछ भी चीज होता है, जो रैपिड एक्शन रिस्पॉन्स देते हैं, उनमें कहा जाता है, उनको कहा जाता है रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF। इसी में राइट कंट्रोल है, अलग अलग विंग से इनके बने हुए। और एक जो वैसे एरिया जो खास करके जो माउंटेनियस टेरेन है, जहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे कोई माओइस्ट है या कोई अर्बन नक्सल से या कोई नक्सलवाद है वो छुपा बैठा है, तो उसके डील करने के लिए बनाया गया था एक स्पेशलाइज्ड विंग जिसका नाम है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। यानी कि वो वैसे जगह पे वर्क कर सकते हैं जहां पर बाकी सैनिक ट्रेंड नहीं होते वर्क करने को, तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म कोबरा नाम हम सब ने सुना होगा, बहुत मूवीज भी बनी है कोबरा पे, कोबरा कमांडो पे, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आमतौर पर जो बाढ़ आता है, हम लोग देखते होंगे खासकर नॉर्दर्न एरिया में कभी बाढ़ आ जाता है, कभी कहीं पर हरिकेन आ रहा है, कहीं पर लैंडस्लाइड्स हो रहा है, तो उन जगहों के लिए एक स्पेशल ट्रूप बनाया गया है जिसका नाम है NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। यानी कोई भी नेचुरल कैलामिटी जाती है, फ्लड हो गया, ड्राउट हो गया, एकाएक केदारनाथ में कुछ दिन पहले पता चला था कि बहुत बाढ़ से भारी तबाही हुई थी, तो वो NDRF के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स मिलकर ने दोनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन करा था और बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया था। और एक नई विंग बनाई गई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो ड्रग्स का जो कारोबार जैसे जैसे बढ़ रहा है, खासकर हमारे पंजाब हरियाणा क्षेत्र में, उन सब जो जगहों पर है काफ़ी ड्रग्स की मात्रा में काफ़ी मतलब स्मगलिंग करी जाती है, तो उसके लिए एक अलग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया है जो कि ड्रग्स पर ही देखरेख करती है, जिसको NCB कहा जाता है। ये सारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का हिस्सा होते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये याद रखना है। कुछ स्पेशल फोर्सेज बनाए गए, बाद में चल के कुछ हमारे यहाँ स्पेशल फोर्सेज बनाए गए, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी खासकर 26/11 जो मुंबई हमला हुआ था ताज होटल पर, उसके बाद ऐसी जरूरत पड़ी कि हमें कुछ स्पेशल विंग की जरूरत पड़ी, तो उस समय बनाया गया NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। उसके अलावा पारा कमांडो का नाम सुना होगा हम लोगों ने, जो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का बहुत बड़ा हिस्सा रहते हैं ये पारा कमांडो। ये जो NSG और पैरा कमांडो होते हैं वो इन्हीं में से किसी जो ट्रेनर्स होते हैं वो ट्रेनिंग लेने के बाद जब ट्रेनिंग को पास कर जाते हैं तो उनको इनमें रिक्रूटमेंट मिल जाती है। वो इंडियन आर्मी से हो सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स से हो सकते हैं, इंडियन नेवी से हो सकते हैं, CRPF के हो सकते हैं, BSF हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब इन सब में जिनको ऑब्लिगेट ट्रेनिंग मिल गई, जिनको और हायर लेवल की ट्रेनिंग मिल गई, वो ट्रेनिंग पास कर जाते हैं तो उन्हें NSG या पैरा कमांडो का हिस्सा बनाया जाता है। और ये रिजोल्यूट एक्शन बहुत ही एडवर्स कंडीशन में बहुत ही इंटेंस एक्शन करने के लिए इनको ट्रेन किया जाता है। अलग अलग बैचेज होते हैं, बलिदान बैच उसमें से सबसे फेमस बैच में से एक है, जिनको पानी के अंदर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं बड़े बड़े जगहों से छलांग लगा सकते हैं, पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। एक फोर्स बनाया गया था स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, पहले ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का हिस्सा था, बाद में इसको स्पेशलाइज कर दिया गया। जो भी प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या जो बड़े लोग गवर्नर्स होते हैं या कोई कहीं के वाइस चांसलर हैं, कोई डेलीगेट्स आते हैं, कोई फॉरेन डेलीगेट्स आए, कोई कहीं का कोई राजदूत आए, कहीं के कोई एम्बेसडर है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का एक फोर्स बनाया गया जिसको SPG कहा जाता है। ज़्यादा आगे हम लोग इस पर सीधे बात करेंगे। तो रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स, आमतौर पर हम लोग रेलवे में जाते होंगे तो ट्रेन में देखते होंगे जो TTE के साथ रह रहे हैं या स्टेशन पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहलाता है या रेलवे पुलिस फोर्स कहलाता है, आरपीएफ का हिस्सा होता है, और ये सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ये रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आता है। तो ये हम लोगों को याद रहना चाहिए। कुछ हमारे रिजर्व ट्रूप्स हैं, ऐसी ज़रूरत पड़ी, ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से ही बनते आ रहा है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी वॉर जोन का एक डिक्लेयर हो जाता है, तो इन सब सैनिकों की कमी पड़ जाती है, जब हमारे इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स को की कमी पड़ जाती है, तो जो हमारे यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं उन्हें भी कुछ हद तक ट्रेनिंग दी जा रही होती है पहले से। जैसे नेशनल कैडेट कोर का नाम हम लोगों ने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले 5-6 महीने पहले एक्सटेंशन भी आया है एनसीसी का करने का, कि एनसीसी वाले को एक्सटेंड किया जाएगा, ताकि जो अभी करीब करीब इसको 15 लाख है, 15 लाख से बढ़ा के 20 लाख करने की बात कही जा रही है। उसी तरह एक नेशनल सर्विस स्कीम आया है, और नेशनल सर्विस स्कीम है भी पहले से मौजूद देश में। जो लोग कुछ ऐसे यंगस्टर हैं जो कि कभी सेना में जाके अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए नेशनल सर्विस स्कीम बनाया गया है। 2 साल तक वो आराम से किसी भी एजेंसी में इंडियन आर्मी के साथ या इंडियन एयरफोर्स के साथ या इंडियन नेवी के साथ या सीएपीएफ के साथ वो वर्क कर सकते हैं। तो ये ब्रॉडली एक कैटेगरी था। इस वीडियो के बाद एक क्रॉस नॉलेज तो जरूर हो गया होगा कि कब इंडियन आर्म फोर्स कहेंगे वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कहेंगे। याद रखेंगे कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का नाम अब पैरामिलिट्री नहीं रहा, पहले इसको पैरामिलिट्री कहा जाता था, अब सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कहा जाता है। कुछ स्पेशल फोर्सेज बनाए गए जिसमें एनएसजी, पैरा एसएफ और एसपीजी आता है, और इंटेलिजेंसी एजेंसी जो भी अंडर कवर की वर्क्स होती हैं, जो भी कोई काउंटर टेररिज्म है या नक्सलवाद है या लेफ्टिस्ट विंग का कोई एक्सट्रीमिटिस्ट विंग का कुछ होने वाला है, तो उसकी जो खबर देते हैं वो रॉ हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी हो गया, सीबीआई हो गया, कोई भी क्राइम हुआ उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट ईडी भी बनाया गया है डायरेक्टरेट करके। तो इन सब का ये बेसिकली इंडियन डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा रात दिन जगे रहते हैं, रात दिन हमारे सेवा में, हमारी रक्षा के लिए जो तत्पर रहते हैं। काफ़ी बहुत ही प्रेस्टिजियस वर्क है, और काफ़ी इन लोगों का सहयोग भी रहा है हम लोगों को अच्छे से रखने के लिए, और हम लोग दिल से इनका धन्यवाद भी देते हैं इस काम के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इट्स माई फर्स्ट वीडियो एंड आई विल रेगुलरली अपडेट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट स्टूडेंट्स और सम कॉमन पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। टेक केयर, गुड बाय, सी यू, जय हिंद।